नमस्कार दोस्तों। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि अपराधियों को जज के द्वारा फांसी की सजा दी गई। लेकिन ये कभी आपने सुना है कि किसी जज को जज के द्वारा फांसी दी गई? ये एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना है। ये घटना बहुत ही पुरानी है। ये आज से 44-45 साल पहले की बात है और बिल्कुल ही सच्ची घटना है। आज से 44 से 45 साल पहले एक जज को फांसी पे लटकाया गया और इसकी वजह बेहद ही चौंकाने वाली है। तो आइए इस सच्ची घटना और भारत की इकलौते जज की कहानी सुनते हैं। भारत का वो इकलौते जज जिसे फांसी पे लटकाया गया। तो इस घटना को डिटेल में जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल गुनाह या साजिश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले और कृपया बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि अगर मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको इसका अपडेट मिलता रहे। तो आइए जानते हैं डिटेल में भारत के इकलौते जज उपेंद्र नाथ राजखोवा की सच्ची कहानी। ये कहानी आज से 44 से 45 साल पुरानी है। ये कहानी सन 1970 की है। उपेंद्र नाथ राजखोवा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे। ये 1969 की बात है। 1969 में उपेंद्र नाथ राजखोवा असम डिस्ट्रिक्ट के धुबरी में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज थे। जैसा कि हमें पता है कि 3 टाइप्स के कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे निचली अदालत होती है, लेकिन इसे सबसे इम्पोर्टेंट अदालत माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि अगर कोई केस फाइल होती है या कहीं भी किसी केस की शुरुआत होती है तो सबसे पहले वो निचली अदालत से ही शुरू होती है। वही केस फाइल होती है, सारे सबूत वही पेश होते हैं और पहला फैसला वहीं से आता है। या तो उसका फैसला सच मान के आगे चला जाता है या तो अगर आपको नहीं मानना होता है तो आगे के कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ये कहानी तब की है जब उपेंद्र नाथ राजखोवा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज थे और 2 फरवरी 1970 में उन्हें रिटायरमेंट मिलता है, यानी वो अपने कार्यकाल से रिटायर होते हैं। उन्हें सरकारी क्वार्टर में मिला होता है। क्वार्टर मतलब रहने का बंगला उन्हें डुबरी में मिला होता है। वो वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, या यूं कह ले जब रिटायर होने लगते हैं तो वो अपनी फैमिली को अपने पास रहने के लिए, कुछ टाइम के लिए रहने के लिए बुलाते हैं। फिर फरवरी का टाइम होता है, उस टाइम सरस्वती पूजा का भी टाइम होता है और आसाम में सरस्वती पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो वो सारी फैमिली को अपने पास बुलाते हैं और सोचते हैं कि मिलकर इस बार हम लोग सरस्वती पूजा अच्छे से मनाएंगे। साथ ही साथ वो प्लान करते हैं कि हम लोग मेला घूमने भी जाएंगे। रविंद्रनाथ गोवा के घर में उनकी वाइफ होती है जिसका नाम होता है पुतली राजखोवा और उनकी बड़ी बेटी जिसका नाम ली, और उसे हम नीलो राजखोवा के नाम से जानते हैं। फिर उससे छोटी बेटी लूना राजखोवा और सबसे छोटी बेटी रूपाली राजखोवा होती है। यानी उनके घर में टोटल 4 लोग होते हैं। एक उनकी बीवी और 3 बेटियां। बेटी का नाम पुतली राजखोवा, बड़ी बेटी का नाम बड़ी राजखोवा, उससे छोटी का नाम जोनाली और सबसे छोटी का नाम रूपाली। सारे एक साथ एक घर में होते हैं। तभी सरस्वती पूजा का दिन आता है। उससे पहले क्या होता है कि उनके घर में जो क्वार्टर मिला होता है, उस क्वार्टर में 2 बड़े-बड़े पेड़ लगे होते हैं। एक बिल्कुल दरवाजे के सामने लगा होता है, दूसरा उनके खिड़की के पीछे, खिड़की के बिल्कुल सामने लगा होता है। अचानक एक दिन वो माली को बुलाते हैं और बोलते हैं कि पेड़ की टहनियाँ काफी बड़ी हो गई है, इन्हें काट देने के लिए। फिर वो पेड़ की टहनियों को कटवाते हैं। फिर उनका विचार अचानक बदल जाता है और वो माली को बोलते हैं कि पेड़ को ही वहां से हटा देने के लिए।
और सब जब उनसे पूछते हैं कि इतना अच्छा इतना बड़ा पेड़ क्यों हटाना है, तो वो सबको यही बोलते हैं, जो माली होता है और जो उनके साथ के सहकर्मी होते हैं या ऐसा कह लें उनके लिए जो काम करते होते हैं, वो सबको यही बताते हैं कि वो चाहते हैं कि ये पेड़ यहाँ से हटा दे। और जैसे कि वो रिटायर हो चुके हैं, ये क्वार्टर छोड़ के उन्हें जाना होगा, ये बंगला छोड़ के जाना होगा, और इस पे जो नए जज आएंगे उनके रहने के लिए, उनके स्वागत में वो चाहते हैं कि यहाँ वो नए पेड़ लगाए, ताकि वो उस पेड़ को देख के खुश हो जाए। बाकी लोग इस बात पे आपत्ति न जताते हुए उस पेड़ को वहां से निकाल के हटाते हैं। पेड़ काफी बड़ा होता है, जब पेड़ निकलता है तो काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है। उस पे उनकी वाइफ बोलती है कि गड्ढे को भरवा देना चाहिए, तो वो बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं और गड्ढे को और डीप करा के और गहरा करा के छोड़ने को बोलते हैं। वो उनका बोलना होता है कि इसमें वो दूसरा पेड़ लगाएंगे तो उन्हें दोबारा गड्ढा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए गड्ढे को नहीं मूंदने के लिए और वैसे ही रहने देने के लिए। जब उनकी फैमिली को साथ रहते कुछ दिन हो जाता है, तो अचानक वो अपनी दोनों बेटियों को बोलते हैं, जो दोनों छोटी बेटियां होती हैं, बोलते हैं कि वो वापस गुवाहाटी चली जाए, क्योंकि वो गुवाहाटी में रहते थे और उनके उनकी दोनों बेटियों का एग्जाम का डेट भी पास आ जाता है, काफी दिन से उनकी पढ़ाई का भी लॉस होता होता है। तो वो अपनी दोनों छोटी बेटियों को गुवाहाटी रिलेटिव के यहाँ भेज देते हैं, जहाँ रह के वो पढ़ाई कर रही होती है, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई हर्जा ना हो। और उनकी वाइफ और बड़ी बेटी उनके साथ रुक जाती है, क्योंकि सरस्वती पूजा का टाइम होता है और वो चाहते हैं कि सरस्वती पूजा अ, उपेंद्र नाथ राजखोआ अपनी वाइफ और अपनी बड़ी बेटी फैमिली के साथ मेला घूम ले, फिर वो लोग भी गुवाहाटी सारे मिलके जाएंगे। तभी 10 फरवरी का दिन आता है। 10 फरवरी जिस दिन सरस्वती पूजा होता है, 10 फरवरी के दिन उपेंद्र नाथ राजखोवा सारे स्टाफ को छुट्टी दे देते हैं और पूरे दिन घर पे होते हैं, और शाम में अपनी वाइफ हुआ और बड़ी राजखोवा के साथ मेला घूमने जाते हैं। वो मेला घूमते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं, मूर्ति का दर्शन, सरस्वती माता का दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर रात में घर आते हैं। और जब सुबह होती है तो उनके स्टाफ जब वापस लौटते हैं तो वो पाते हैं कि उनकी वाइफ और बड़ी बेटी नहीं होती है। उन्हें बड़ा आश्चर्य लगता है। वो पूछते भी हैं कि आपकी वाइफ और बड़ी बेटी कहाँ है। इस पे वो जवाब देते हैं कि उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया था, एक रिलेटिव बहुत बीमार हो गया था, इसलिए उनकी वाइफ और बेटी को जाना पड़ गया है, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगी। ये सुन के किसी को कोई शक नहीं होता, लेकिन सबको एक बार मन में ख्याल जरूर आता है कि रात तक तो वो लोग सारे साथ होते हैं और इतनी सुबह इतनी इमरजेंसी क्या आ गई, पर कोई कुछ नहीं पूछता। और उनके स्टाफ को थोड़ा देख के ये भी आश्चर्य लगता है कि एक गड्ढा जो घर के सामने था, जिसको भरने के लिए वो तैयार नहीं थे, जिसको लेके आप बराबर उपेंद्र नाथ राजगुआ बोलते थे कि उसमें पेड़ लगाएंगे तभी गड्ढे में मिट्टी डालेंगे, वो बिल्कुल बड़ा होता है, उसमें मिट्टी डाली गई होती है और उसमें कोई पेड़ नहीं लगा होता है। लेकिन फिर उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करता और मामला यहीं पे निपट जाता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और कुछ दिन बाद वो अपनी दोनों बेटियों को, जो दोनों छोटी बेटियां जिससे उन्होंने गुवाहाटी भेजा था, उन्हें फोन करके अपने पास बुलाते हैं। तो जिसके पास वो रह रही होती है, वो उपेंद्र नाथ राजगुआ को समझाते हैं कि दोनों का एग्जाम पास है तो अभी ना बुलाएं, उनकी पढ़ाई में लॉस होगा। लेकिन उपेंद्र नाथ राजगुआ नहीं मानते और अपनी दोनों छोटी बेटी रूपाली राजगुआ को बुलाते हैं। रूपाली राजगुआ को और जुनाली एंड रूपाली राजगुआ को गुवाहाटी से अपने पास बुलवा लेते हैं। तो वो अपनी दोनों बेटियों के साथ में रहते हैं। रात में दोनों सारे स्टाफ देखते हैं कि दोनों बेटियां आई है। वो लोग पूछते हैं कि आपने दोनों बेटियों को क्यों बुलवाया है, तो बोलते हैं कि काफी टाइम से हमने साथ में टाइम नहीं स्पेंड किया, मैं चाहता हूँ कि अपने बेटियों को लेकर दिल्ली जाऊं और मेरा बाकी का परिवार भी दिल्ली में है, तो हम लोग सारे वहां जाके घूम के आए। फिर किसी को कोई शक नहीं होता, कोई उनसे सवाल जवाब नहीं करता और ऐसे करके रात हो जाती है। सुबह जब
सारे लोग उठते हैं तो देखते हैं कि उपेंद्र राजगुहा अकेले हैं और उनकी दोनों बेटियां नहीं है। फिर से सारे पूछते हैं कि आपकी दोनों बेटियां कहाँ गई। इसमें वो बताते हैं कि वो दोनों दिल्ली गई है अपनी माँ और बड़ी बहन के पास। मैं भी निकलने ही वाला था लेकिन मुझे कुछ काम आ गया है इसलिए मैं नहीं निकल पाया। मैं भी जल्दी से निकल जाऊंगा। फिर स्टाफ ये नोटिस करते हैं कि दूसरा गड्ढा जो होता है किचन की खिड़की के पीछे वाला वो भी भरा होता है, उसमें मिट्टी पड़ी होती है। लेकिन फिर उनसे कोई कुछ पूछता नहीं है। ऐसा करते करते कुछ टाइम और निकल जाता है। फिर वो भी उनको भी मकान खाली करना होता है, तो वो डुबरी का मकान खाली करके वापस वहां से गुवाहाटी चले जाते हैं। गुवाहाटी जाते हैं तो उन्हें एक अपना पुराना स्टाफ मिलता है, वो उससे मिलते हैं। तो उससे हाल समाचार पूछते हैं, उसके पास 1-2 दिन तक रुकते हैं। फिर उसको बताते हैं कि वो गुवाहाटी में ही एक होटल में रुके हुए हैं और ये बात किसी को नहीं बताने के लिए। और इसके बाद वो वहाँ रहने लगते हैं। ऐसा करते करते 3-4 महीना बीत जाता है। जो जिस क्वार्टर में जिस मकान में वो पहले रहते थे वहाँ एक नए जज आ जाते हैं और वहाँ वो रहने लगते हैं। फिर क्या होता है कि उपेंद्र नाथ राजगुहा का जो साला होता है, या ऐसा कह लें कि उनकी वाइफ, राजखोवा की जो वाइफ होती है, उनका जो भाई होता है, उसे अचानक से ख्याल आता है कि उसकी बहन का बहुत टाइम से फोन नहीं आया। वो कहाँ है, किस हाल में है। वो चाहते हैं कि अपनी बहन से बात करे, अपनी भांजियों से बात करे। वो फोन मिलाने की कोशिश करते हैं बट उनका फोन नहीं लगता है। उनका संपर्क किसी के साथ नहीं हो पाता है, ना ही उपेंद्र नाथ राजखोवा के साथ, ना ही उनकी भांजियों के साथ, ना ही उनकी बहन के साथ। उन्हें थोड़ी सी घबराहट महसूस होती है। वो जानने की कोशिश करते हैं कि सारे कहाँ गए, बट उन्हें जब कुछ पता नहीं चलता तो वो वो भी एक डीएसपी और पुलिस होते हैं, वो अपने तरह से खोजने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें कुछ नहीं पता चलता तो वो गुवाहाटी आते हैं और उन रिलेटिव से पूछते हैं कि जिनके पास उनकी भांजिया रह रही होती है कि अब वो कहाँ है। तो उन्हें सुन के बड़ा आश्चर्य होता है जब उनके रिलेटिव बताते हैं कि उनके भांजियों को उसके पापा ने बुला लिया था, एग्जाम भी नहीं लिख पाई और उन्हें नहीं पता कि अभी वो कहाँ है। ये सोच के उन्हें और आश्चर्य होता है। वो गुवाहाटी में घूम ही रहे होते हैं, तभी उन्हें उपेंद्र नाथ राजखोवा का वो स्टाफ मिलता है जिसके पास उपेंद्र नाथ राजखोवा रुके थे और जिसे बताया था कि वो होटल में रह रहे हैं और किसी को ये बात नहीं बताने के लिए। तो वो जब पुतली राजखोवा यानी उपेंद्र नाथ राजखोवा की वाइफ का भाई जो डीएसपी ऑफ पुलिस होता है, वो पूछता है उस स्टाफ से कि उसको पता है कि उपेंद्र नाथ राजखोवा कहाँ है। तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वो आश्चर्य के साथ बताता है कि अभी कुछ दिन पहले ही वो मिला था और वो यही जिस होटल में रहते थे उसका नाम लेकर बताता है कि इस होटल में रुके हुए हैं और उन्हें मना किया है किसी को ये बात बताने से। ये सुन के वो जो पुतली राजकुआ का जो भाई होता है यानी जो इनका साला होता है, वो उस होटल जाता है और साथ में कुछ पुलिस कर्मियों को भी लेके जाता है क्योंकि एक जज के पास जाना होता है और एक जज से क्वेश्चन आंसर करना होता है। वो उससे पूछता है कि मेरी बहन और मेरी भांजिया कहाँ है। इंद्रनाथ राजखोवा पहले तो बहाना बनाते हैं, बोलते हैं वो किसी रिलेटिव के यहाँ है, मैं भी चला जाऊंगा मिलने। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं होता है, उनकी सारी बात पकड़ी जाती है, तो वो एक नई कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि बाथरूम में फिसलने से पुतली राजखोवा यानी उनकी वाइफ की मौत हो जाती है और ये सदमा उनकी बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसलिए वो नींद की गोलियां ले लेती है और नींद की गोलियां ओवरडोज की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। और ये पूरी रात उस लाश के साथ रहते हैं, उनसे देखा नहीं जाता है, इसलिए वो लाश जाके ब्रह्मपुत्र नदी में बहा देते हैं। इसके बाद वो पूछता है यानी कि पुतली राजगुहा का भाई यानी कि उपेंद्र नाथ राजगुहा का साला जब पूछता है कि ठीक है ये दोनों तो नहीं रहे, लेकिन मेरी दोनों छोटी भांजिया कहाँ है। तो वो बताते हैं कि वो दोनों को बताना नहीं चाहते थे कि माँ और दीदी नहीं रही, लेकिन जब वो आते हैं कितने दिन तक ये बात छुपेगी, तो उन्हें बताते हैं तो घर पे वो ना बताना चाहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ले जाके जब बताते हैं तो उन्हें भी ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो नदी में कूद कर अपनी जान दे देते हैं। ये बात पुलिस को सुन के थोड़ी अजीब लगती है। वो पुलिस उन्हें उसी टाइम अरेस्ट करती है और ले जा अपने कस्टडी में लेकर जाती है। वहां जब वो पूछताछ करती है तो वो बोलते हैं कि मैं थोड़ी देर में बताता हूँ और वो कमरे में जाते हैं और तभी जोर जोर से चीखने की आवाज आती है।
जब दरवाजा तोड़ के पुलिस अंदर जाती है तो देखती है उपेंद्र नाथ राजगोवा ने अपने ही पेट में चाकू मारकर अपनी जान लेने की कोशिश की थी। तभी तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, डॉक्टरों की टीम आती है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उनकी हालत थोड़ी सी गंभीर होती है, बट बहुत मुश्किलों से उनकी जान बचा ली जाती है। फिर उन्हें पूछा जाता है, थोड़ी पुलिस सख्ती में आती है और पूछताछ करती है, तो वो बताते हैं कि हाँ, मैंने ही अपनी दोनों तीनों बेटियों और वाइफ का मर्डर किया है। मोटिव पूछा जाता है, उसके पहले पुलिस पूछती है कि बॉडी कहाँ है। तब वो बताते हैं कि मैंने अपनी वाइफ और बड़ी बेटी का मर्डर 10 फरवरी 1970 को किया है और घर के आगे ही एक गड्ढा खुदवा के उसमें दोनों की लाश मैंने डाली है। जब पुलिस गड्ढे की खुदाई करती है तो वहां से 2 कंकाल निकलते हैं। उसके बाद उनसे जब ये पूछा जाता है कि उनकी छोटी दोनों बेटी कहाँ है, फिर वो बताते हैं कि उनके किचन की खिड़की के पास एक गड्ढा खुदवा के उसमें उसने दोनों बेटियों की लाश डाली है। तो फिर वो गड्ढा खुदवाया जाता है और उनसे दोनों छोटी बेटियों की भी लाश निकल जाती है। ये देख के सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें जो जज रहता था, जो रह रहे थे अभी, उन्हें भी डर जाता है। वहां जिस क्वार्टर में थे उसके आसपास सारे बड़े लोग, सारे पुलिस कर्मचारी, सारे जज, इन्हीं लोगों का क्वार्टर होता है। सारे सहम जाते हैं कि इतना 4 मर्डर यहाँ हुआ और किसी को कानो कान इस बात की खबर नहीं लगी। ये जब न्यूज मीडिया में आती है, पूरा देश सहम जाता है कि एक जज इतना बड़ा कांड कैसे कर सकता है, अपने पूरे परिवार का मर्डर कैसे कर सकता है। ये केस एक जज का था, एक जज जिसने अपनी पूरी फैमिली को मार डाला था। इसलिए इसमें हाई अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन होती है और जिसका नतीजा होता है कि 3 महीने में केस सॉल्व हो जाती है। फिर ये केस निचली अदालत में जाती है और निचली अदालत का फैसला 14 फरवरी 1974 में आता है। और जैसा कि उपेंद्र नाथ राजखोवा ने खुद ही एक्सेप्ट किया था कि उसने अपने परिवार का मर्डर किया है, उसे फांसी की सजा दी जाती है। फिर इसका अपील उपेंद्र नाथ राजखोवा हाई कोर्ट में करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट का भी फैसला सेम ही आता है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन जैसा कि एक जज है और जज खुद ही न्याय का देवता माना जाता है, उसके साथ उसने ऐसी की थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी उसे फांसी की सजा देती होती है। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचता है। फिर वो प्रेसिडेंट से अपील करते हैं, मर्सी पिटीशन डालते हैं कि उन्हें उन पे दया दिखाई जाए और उनका फांसी का सजा कम हो जाए। लेकिन प्रेसिडेंट भी उनके इस मर्सी पिटीशन को खारिज कर देती है कि एक जज होते हुए वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। एक जज जिनका काम है इंसाफ करना, वो खुद ही एक खून कैसे कर सकता है, और उसे वहां से भी फांसी की सजा होती है। पूरा देश हिल जाता है इस खबर के बाद कि एक जज जो खुद न्याय का पुजारी होता है, वो इतना बड़ा कांड कैसे कर जाता है। उसके बाद क्या होता है, लेकिन इस बात का कभी खुलासा नहीं हो पाता है कि उन्होंने अपने परिवार को ही क्यों मारा। इसके ऊपर बहुत सारे रूमर्स है, बहुत ही कहानियां हैं, लेकिन सच उनके साथ ही चला जाता है। सच या तो उपेंद्र नाथ राजखोवा को पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने अपने सारे परिवार को क्यों खत्म किया, या तो उन मरने वालों में उनकी वाइफ और उनकी तीनों बेटियां जानती है कि उनके पति और उनके पिता ने उन्हें क्यों मारा। इतना सब कुछ होने के बाद उपेंद्र नाथ राजखोवा ने कभी ये नहीं बताया कि उन्होंने अपने परिवार को क्यों मारा। इसलिए आज तक ये किसी को नहीं पता, ये एक रहस्य ही है कि उन्होंने क्यों मारा और उनके मर्डर के लिए उन्हें फांसी की सजा दी गई। इसलिए अब ये कोई नहीं इस रात से पर्दा उठा सकता है कि एक जज ने अपनी पूरी फैमिली को क्यों खत्म किया। इसके बाद क्या होता है कि डुबरी का वो घर, वो रेसिडेंसी जिसमें वो रहते थे, जहाँ से 4-4 लाशें निकलती है, उसमें वो जज जो अभी रह रहा होता है वो डर जाता है, वो रहने से मना कर देता है। इसके पास आसपास इलाकों में उस मकान को लेकर अफवाहें फैलनी शुरू हो जाती है। उसे वहाँ के लोग भूतिया हवेली का नाम दे देते हैं और उसमें कोई नहीं रहता। काफी साल वो खाली रहने के बाद वहाँ की कोर्ट के फैसले के हिसाब से उसको तोड़कर एक नई कोर्ट बनाने का आदेश मिलता है और अब तक शायद वो कोर्ट बन भी गया होगा। तो ये थी बहुत ही रहस्यमयी कहानी जिसमें एक जज के द्वारा फांसी की सजा दी गई।
ये पूरे इतिहास में इकलौता केस है जहाँ एक जज ने फांसी की सजा सुनाई और इस कांड ने पूरे देश को हिला के रख दिया। आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? ऐसा क्या राज होगा, ऐसी क्या मजबूरी होगी जिसकी वजह से एक आदमी अपने पूरे परिवार को मार डालता है? तो दोस्तों, ये घटना यहीं पे समाप्त होती है। मैं फिर मिलूंगी आपके साथ ऐसी ही एक नई कहानी लेकर। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।